हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी कैवस्त जी को इसमें। तो फ्रेंड, आज जो है कि बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए जो आप सभी के लिए न्यू सेशन शुरू किया गया था, यानी कि बीबीआई क्वेश्चन का जो न्यू प्रैक्टिस सेट शुरू किए थे उसमें सेट नंबर 5 हो चुका था। आज जो है कि 6 नंबर कवर करेंगे जो बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर दिया जा रहा है। देखिए, मेरा टारगेट है कि जो भी समय आपके पास बचा हुआ है इतने समय में हम आपको पूरा चीज रिकॉल करवा दें एक बार, ठीक है। इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से पूरा हम आपको तैयारी करवा दें और निश्चित हम आपको पूरा चीजें कंप्लीट करके देंगे। बट मेरे साथ जुड़े रहिएगा और जितना चीजें हम दे रहे हैं उसे कवर करते चलिएगा आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा आप सभी, ठीक है। और जितने प्रश्न हैं सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न लिया गया है आपके पेपर के लिए। चलिए, आज का पहला प्रश्न देखिएगा आपसे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाई जाती है। देखिए, ऐसा प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाता है। तो चलिए, क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। तुम बताइएगा विश्व पर्यटन दिवस कब मनाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 27 सितंबर को। ध्यान रखिएगा आप सभी, जो 27 सितंबर है इस दिन हम सभी विश्व पर्यटन दिवस मनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। देखिए, यहां से अब जो क्वेश्चन आपसे इसे पूछा जाता है उसको ध्यान रखिएगा आप सभी। जो पूछा जाएगा आपके पेपर में, अगर क्वेश्चन आपसे इसे पूछ लिया जाए कि बताइए विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो आपसे क्या कह सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है और आपके पेपर में पूछा भी जा सकता है। तो ये 2 फरवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा आप सभी, याद रहेगा। इसके अलावा अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। विश्व मृदा दिवस जो है ये आपका कब मनाया जाता है, तो ये आपका 5 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 5 दिसंबर को। इसके अलावा अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, चलिए बताइएगा आप सभी। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, देखिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है आपका 28 फरवरी को। ध्यान रखिएगा आप सभी, कब, 28 फरवरी को। इसके अलावा अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, याद रखिएगा जैव विविधता दिवस जो है ये आपका कब मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस जो मनाया जाता है यह आपका मनाया जाता है 22 मई को, याद रखिएगा आप सभी। इसके अलावा एक याद रखिएगा आप सभी, विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है ये आपका कब मनाया जाता है। कितना बार आप सभी को ये बताएं और ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो ये 5 जून को, अभी जो 5 जून आएगा अभी विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। इसके अलावा विश्व जल दिवस के बारे में बताए थे कि ये 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। और इसी दिन बिहार दिवस भी मनाया जाता है। इसके अलावा एक बताए थे कि पृथ्वी दिवस, ध्यान रखिएगा आप सभी, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, बात समझे। तो इतना सा फैक्ट याद रखिएगा जो प्रश्न आपसे इसे पूछा जाएगा। क्या बताएं कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को, विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को, आपका विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, जल दिवस 22 मार्च को, और इसी दिन बिहार दिवस भी मनाया जाता है, और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और वन दिवस कब मनाया जाता है, पता है आप सभी को। वन दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि विश्व वन दिवस की यहाँ पर बात किया गया है। तो यह आप सभी का 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा आपसे, 21 मार्च को। और विश्व पर्यटन दिवस आपका 27 सितंबर को, याद रहेगा आप सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है। देखिए, यहां पर संघीय न्यायपालिका की बात किया गया है। तो आपसे बता सकते हैं किस भाग में उल्लेखित है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाग 5 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है। ध्यान रखिएगा आप सभी, यहां नहीं कि संघ की बात यहां पर किया गया है। और संघ की बात किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक है, याद रखिएगा आप सभी। देखिए, भाग 2 की बात किया जाए तो इसमें क्या है आपका, इसमें आपका नागरिकता है। किसका वर्णन किया गया है, नागरिकता का। अनुच्छेद क्या है आपका, 5 से लेके 11 तक है। भाग 3 में क्या है, इसमें आपका मौलिक अधिकार है। ध्यान रखिएगा आप सभी, यह आपका अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक है। ध्यान रखिएगा आप सभी, कितना तक, 35 तक। अच्छा, यहां से एक चीज याद रखिएगा, जो क्वेश्चन आपसे इसे पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार आपको कितना मिला है, तो कुल अभी 6 मौलिक अधिकार आपके पास है। पहले 7 हुआ करता था, एक आपका हटा दिया गया संपत्ति का अधिकार, जो अनुच्छेद 31 था ना, इसको हटाकर अनुच्छेद 300A में रख दिया गया है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अच्छा, भाग 4 में क्या है, तो इसमें नीति निर्देशक तत्व का बात किया गया है। और भाग 4 को में क्या है, तो इसमें
मौलिक कर्तव्य का बात किया गया है। तो इतना सा याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर कीजिए आप सभी। खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन बनती है। देखिए अगर एक पिरामिड बनाइएगा तो इससे चीजें आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखिए सबसे निचले स्तर पे जो होता है यहाँ पर आपका उत्पादक होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। जैसे मान लेते हैं कि पादप, पादप हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर कह सकते हैं कि घास हो जाएगा, घास हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका होता है उपभोक्ता, उपभोक्ता में भी शाकाहारी होता है, शाकाहारी होता है, ध्यान रखिएगा। ये आपका मांसाहारी होता है, ये वाला ध्यान रखिएगा। और ये आपका सर्वाहारी होता है, ये भी मांसाहारी होता है, बट ये सर्वाहारी होता है, जो उसको कोई नहीं खाएगा, वो अपने से मर के वो मिट्टी में गल जाएगा, अपघटक उसको खत्म कर देगा। तो मान लीजिए कि ये आपका उत्पादक था, उत्पादक यानी कि घास था, ठीक है। घास को टिड्डा खा गया, टिड्डा को मेढक खा गया, मेढक को सांप खा गया, सांप को बाज खा गया, ठीक है। तो बाज हमेशा पिरामिड में ऊपर रहता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। बात समझे आप सभी। तो यही आपका फूड चेन का श्रृंखला है, ध्यान रखिएगा आप सभी। बात समझे, खाद्य श्रृंखला। तो इसमें आपका उत्पादक आ जाएगा, उत्पादक में क्या बताएं, पादप यानी कि घास हो जाएगा। उसके बाद जो है कि उपभोक्ता, उपभोक्ता में आपको क्या बताएं कि टिड्डा भी होगा, मेढक भी होगा, सांप भी होगा, बाज भी होगा। तो ये सभी उपभोक्ता है। जबकि बाज अगर मर जाएगा, वो मिट्टी में मिल जाएगा, तो वो आपका अपघटक उसको खत्म कर देगा। तो अपघटक सबसे लास्ट वाला पोजिशन होता है। तो अपघटक जो होता है ये सबसे लास्ट वाला पोजीशन होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा किसका संख्या होगा, तो उत्पादक का होगा। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये गुजरात राज्य में है। देखिए सरदार सरोवर परियोजना की बात किया जाए तो ये किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ है, अमरकंटक की पहाड़ी, अमरकंटक की पहाड़ी है, ध्यान रखिएगा। मुहाना कहाँ है, अरब सागर में, अरब सागर या खंबात की खाड़ी कह सकते हैं, ठीक है। ये एस्चुरी का निर्माण करती है, तो इसका ए राइट आंसर होगा। धुआंधार जलप्रपात भी नर्मदा नदी पर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। चलिए यहाँ पर फ्रांसीसी क्रांति की बात किया गया है। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कब होता है, 14 जुलाई को इसकी शुरुआत होता है, ध्यान रखिएगा। कब होता है, 1789 ईस्वी में, याद रखिएगा आप सभी। बात समझे आप सभी, बिल्कुल। और कारण क्या था शुरुआत होने का, तो जो बस्ताइल का जेल था ना, इस पे आक्रमण कर दिया गया था, बस्ताइल का जेल तोड़ दिया गया था, तो यहीं से शुरू हो जाता है। उस समय राजा कौन था, लुईस 16वां था, ठीक है। नारा क्या था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का। तो यहां पर आप सभी का प्रमुख कारण पूछा गया है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन में बी, आर्थिक संकट एवं सामाजिक असमानता था, जिसके कारण से आपका फ्रांसीसी क्रांति हुआ था, ध्यान रखिएगा आप सभी। और लुईस 16वां को देशद्रोह के अपराध में फांसी दे दिया गया था, तो ऑप्शन में इसका बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। देखिए जितने भी मेरे साथ में जुड़े हुए ना, सभी सेशन को जरूर लाइक कीजिएगा। देखिए आपका एक लाइक मोटिवेट करता है फ्रेंड, तो लाइक जरूर किया कीजिए आप सभी। क्लास तो पूरा करते हैं पर क्लास को लाइक करने के लिए भूल जाते हैं, तो लाइक जरूर कर दिया कीजिए। आपके लिए हमेशा बेहतर चीजें लाने का कोशिश करते हैं। और देखिए एक बात बताते हैं, अगर रिजल्ट बनना चाहते हैं ना, रिजल्ट तभी बनेगा जब आप चीजें सही से कंप्लीट कीजिएगा आप सभी। ऐसा नहीं कि 4 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन लगा लिए उसके बाद स्किप करके चल दिए, ठीक है। पूरा क्लास को कीजिए, पूरा क्लास में देखिए क्वेश्चन का लेवल क्या है। हो सकता है शुरुआती क्वेश्चन आप 10-20 क्वेश्चन देख लिए, उसके बाद पीछे का नहीं देखे, ठीक है। तो हो सकता है पीछे वाला क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा, तो क्या कर लीजिएगा फिर आप, तब तो गए, कहानी खत्म हो जाएगा। तो ये चीज को ध्यान रखिएगा, जो चीजें हम दे रहे हैं वो सिलेक्टेड चीजें अभी दे रहे हैं। और आपको बताएं ना कि पूरा इस सेट के माध्यम से हम पूरा चीज का आपको तैयारी करवा देंगे एग्जाम तक में, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहे कि ये सेट इंपॉर्टेंट है, पर डे आप सभी लगाइए और शुरू से अंत तक कंप्लीट कीजिए आप सभी, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन का पहले आंसर कर दीजिएगा, समय ज्यादा बर्बाद नहीं करना है क्योंकि समय का भी पाबंदी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, चीन, ऑप्शन में बी। देखिए भारत में अभ्रक का सबसे बेसी उत्पादन कौन करता है, आंध्र प्रदेश करता है। और अभ्रक की राजधानी किसे कहा जाता है, झारखंड में, तो याद रखिएगा कोडरमा को, या भारत में अभ्रक की राजधानी कोडरमा को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है। तो देखिए जो संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक जो होता है ये सर्वोच्च न्यायालय होता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, याद रखिएगा आप सभी। जो आपका एससी जो है यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है, ये आपका संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक होता है। अगला क्वेश्चन है कि सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था। तो देखिए अगर सेल की बात किया जाए, यानी कि ये कोशिका की बात कर रहा है,
कोशिका की बात कर रहे हैं, तो कोशिका की बात किया जाए तो ये आपका रॉबर्ट हुक ने दिया था, ध्यान रखिएगा आप सभी। सबसे पहले कोशिका का खोज भी रॉबर्ट हुक ने ही किया था, याद रखिएगा। जबकि जीवित कोशिका, रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका को खोजा था, जबकि जीवित कोशिका का खोज ल्यूवेन हॉक ने किया था, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो मांस में होता है, दूध में होता है, दाल में भी होता है। क्या आपका चावल में प्रोटीन होता है क्या? नहीं। चावल में क्या पाया जाता है? तो इसमें आपका कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। बात समझे आप सभी, क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो ये चावल हो गया, या कह सकते हैं कि जो गेहूं जो होता है उसमें भी शहद हो गया, ये सभी कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत है। भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है? तो देखिए, अगर व्याख्या करने या रक्षा करने की बात किया जाए तो ये आपका सर्वोच्च न्यायालय ही होगा, ध्यान रखिएगा, यानी कि आपका सुप्रीम कोर्ट ही होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? यानी कि किस विटामिन को हम सिर्फ कोबाल्ट के नाम से जानते हैं? तो देखिए, विटामिन B12 को कोबाल्ट, जिसे कोबालामिन भी कहा जाता है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम होता है फाइलोक्विनोन, याद रखिएगा आप सभी। रक्त को थक्का जमने में मदद करता है विटामिन के। इसके अलावा याद रखिएगा, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका नाम होता है आपका पायरोडॉक्सिन, ध्यान रखिएगा आप सभी। क्या होता है? पायरोडॉक्सिन होता है। जबकि विटामिन B2 की बात किया जाए तो इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन, ध्यान रखिएगा आप सभी। ठीक है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमिन होता है। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? तो यहाँ पर देखिए, राइबोसोम की बात किया गया है। तो अगर कोशिका का अगर स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आप सबको पता है कि बीच में केंद्रक होता है। इसी में आप सभी को कोशिका द्रव्य देखने के लिए मिलता है। इसी में आपका क्या होता है? तो याद रखिएगा, इसी में आप सभी को माइटोकॉन्ड्रिया देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर एक आपका अंतःप्रद्रव्यीय जालिका होता है जो दो प्रकार का होता है, एक चिकनी होता है, एक खुरदरी होता है। जो खुरदरी होता है उस पर राइबोसोम पाया जाता है जो प्रोटीन का संश्लेषण करता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। इसी में आप सभी का लाइसोसोम पाया जाता है, जिसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। बात समझे? यह आपका क्या है? कोशिका झिल्ली है, याद रखिएगा आप सभी। तो देखिए, श्वसन होगा, उत्सर्जन होगा, कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होगा, जबकि प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा अगर राइबोसोम नहीं रहेगा। यहाँ पे राइबोसोम का ही मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। अगला क्वेश्चन है कि सांची के स्तूप को किसने बनवाया था? तो देखिए, सांची के स्तूप को बनवाया था आपका अशोक के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य से ही संबंधित है, यानी कि मौर्य साम्राज्य से ही संबंधित है, जो कि बिंदुसार का पुत्र था, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार। अगला है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने सबसे पहले किस देश पर आक्रमण किया था? दूसरा विश्व युद्ध शुरू कब होता है? 39 में, और ये पोलैंड पर आक्रमण कर देता है, याद रखिएगा आप सभी। चला कब तक था? 1945 में। हिटलर ने गोली अपने आप को कब मारा था? 1945 में। जापान पे बम गिराया गया 1945 में। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत का कश्मीर किसे कहा जाता है? तो ये आपका केरल को कहा जाता है। मसालों का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है केरल, ध्यान रखिएगा आप सभी। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? केरल में है। इसकी राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम है। अगला है 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? तो देखिए, अगर मद्रास की यहाँ पर बात किया जा रहा है तो यह आपका एनी बेसेंट होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। बात समझे आप सभी? एनी बेसेंट ने ही होम रूल आंदोलन की शुरुआत किया था। तो मद्रास से इसने शुरू किया था 1916 में। अच्छा, एनी बेसेंट के सहयोग से ही 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता होता है, याद रखिएगा। इसी कारण से 1917 में इसे पहली बार कह सकते हैं कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है, जो पहली कांग्रेस महिला अध्यक्ष बनती है, एनी बेसेंट, ध्यान रखिएगा आप सभी। बात समझे? और 1925 में कह सकते हैं सरोजिनी नायडू को पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनाई जाती है कांग्रेस को लखनऊ अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन है कि काला पेगोड़ा कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, काला पेगोड़ा जो है ये आपका उड़ीसा में, जो आपका पुरी में जो कोणार्क मंदिर है ना, इसी को काला पेगोड़ा कहा जाता है। सूर्य देवता का मंदिर है, ध्यान रखिएगा। पूजा यहाँ पर नहीं होता है, जो कि पूर्वी गंग वंश के शासकों के द्वारा बनवाया गया था इसे। एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो देखिए, एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होता है, याद रखिएगा आप सभी। क्या होता है जी? प्रोटीन होता है। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? प्रोटीन का प्रमुख स्रोत क्या बताए? जिससे मांस हो गया, दूध हो गया, दाल हो गया।
कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत जैसे चावल हो गया, आटा हो गया, शहद खा सकते हैं, ये सभी कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है। वसा का स्रोत क्या है? तेलीय पदार्थ। प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? तो देखिए प्रत्यक्ष निर्वाचन उसी को कहेंगे जो जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुना जाता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, क्योंकि आप सभी को पता है कि भारत में चुनाव होता है ना, क्योंकि यहाँ पर राजतंत्र है क्या? नहीं, यहाँ पर लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र होता है तो यहाँ सबसे सर्वोच्च क्या होता है? जनता। जनता जो चाहेगा वही होगा, बट होता नहीं है। सरकार बनने के बाद कुछ नहीं होता है। अगला है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को क्या कहते हैं? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1888 से लेके 1905 की अवधि को हम सभी ये उदारवादी चरण कहते हैं। ध्यान रखिएगा आप सभी, इस समय जितने भी व्यक्ति थे ना, अगर इसको कुछ भी चाहिए होता था ना तो वो धरना धर के और बिल्कुल सहनता से बात करता था। बात समझे? तो इसीलिए इसे उदारवादी चरण कहा गया। अगर अंग्रेज से कोई भी बात मनमाना होता था तो धरना धर के काम करता था या बात विचार करके उसको निपटाता था। जबकि उग्रवादी चरण उसके बाद जो है कि कह सकते हैं 1905 से 1919 तक आपका उदारवादी चरण होता है। और जो उदारवादी चरण का जो नेता सब था ये कहता था कि कोई यहाँ पर आंदोलन नहीं होगा, कोई भी सहनता से बात नहीं होगा, डायरेक्ट अगर लाठी चलेगा तो लाठी मारेंगे, भाला चलेगा तो भाला मारेंगे, ठीक है, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। तो ये सभी उग्रवादी नेता था। जैसे कह सकते बाल गंगाधर तिलक हो गया, ध्यान रखिएगा, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, ये प्रमुख नेता था इसका उग्रवादी चरण का। ध्यान रखिएगा, बाकी बात जितने भी नेता देख रहे हैं वो सभी आपका उदारवादी चरण का था। उसके बाद फिर यहां से गांधी युग शुरू हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, केरल की राजधानी कहाँ है? तो अभी बताएं, त्रिवेंद्रम या तिरुवनंतपुरम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो देखिए खाद्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होने से हम सभी रोकने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं क्या? नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा, O2 का करते हैं क्या? नहीं, CO2 का, जो आपका कह सकते हैं पौधे के द्वारा अवशोषित किया जाता है वातावरण में और ऑक्सीजन छोड़ता है। अगला है भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो देखिए मुस्लिम लीग की बात किया जाए तो ये 1906 में स्थापित किया जाता है। किसने किया था? आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा किया गया था। और 1916 में ही आप सबको पता है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता होता है ना? बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है कि हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैस के बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो यहाँ पर हीलियम को छोड़कर बात किया गया है। तो देखिए इसके बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ध्यान रखिएगा आप सभी, बात समझे। बाकी बात हीलियम की बात किया जाए तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। तो देखिए योजना आयोग की बात किया जाए तो 1950 में स्थापित होता है। पहली योजना 1951 से लेके 1956 तक चलता है, जो आपका हेरोड डॉमर मॉडल पर आधारित था और कृषि पर सबसे ज्यादा विकास दिया जाता है, यानी कि जोर दिया जाता है। वहीं पर दूसरा की बात किया जाए तो ये आपका 56 से लेके आपका 61 तक चलता है। दूसरी पंचवर्षीय योजना, उद्योग पर ज्यादा बल दिया गया था। याद रखिएगा, उद्योग पर दिया गया था, जो कि पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। इसका अध्यक्ष जो होता है प्रधानमंत्री होता है। हालांकि 2015 में इसका नाम चेंज करके नीति आयोग कर दिया गया। अगला है कि भारतीय संविधान के अनुसार देश के तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर जो होता है वो कौन होता है? यानी कि सुप्रीम कमांडर की बात किया गया है। तीनों सेना मतलब जल सेना, वायु सेना, थल सेना। तो इसके सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है। याद रखिएगा आप सभी। अगला है कि भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। तो देखिए अगर भारत का राष्ट्रपति बनना है तो इसके लिए आवश्यक योग्यता क्या नहीं है? वह भारत का नागरिक हो, ये तो बिल्कुल होना चाहिए। 35 वर्ष उम्र हो, ये भी होना चाहिए। इसके अलावा है कि उसमें लोकसभा सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं हो, ये भी होना चाहिए। जबकि ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका बच जाता है कि वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो, ये बिल्कुल नहीं है योग्यता। याद रखिएगा आप सभी, बात समझे। अगर वे संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं भी है ना तो वो राष्ट्रपति बन सकता है। ये चीज को ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि समुद्र के किनारे की वनस्पति कहलाती है। तो देखिए जो समुद्र के किनारे वनस्पति पाई जाती है उसे हम सभी लवणोद्भिद के नाम से जानते हैं, यानी कि ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अच्छा, जेरोफाइटा नामक जो आप सभी का वनस्पति उगता है, ये कहाँ उगता है बता सकते हैं कोई हमको? जेरोफाइटा, तो ये आपका मरुस्थल में उगता है। याद रखिएगा आप सभी, जेरोफाइटा
मरुस्थल में उगता है। अच्छा, हाइड्रोफाइटा की अगर बात किया जाए तो ये आपका कहाँ देखने के लिए मिलता है हाइड्रोफाइटा, तो ये आपका वनस्पति जल में उगता है, ध्यान रखिएगा आपसे, कहाँ पे, जल में। और हेलोफाइटा की बात किया जाए जिसे लवणोद्भिद कहा जाता है, तो ये आपका कहाँ उगता है, तो ये आपका खारे मिट्टी में, या कह सकते हैं कि जो आपका समुद्र के बगल वाली मिट्टी होता है वहां पर हेलोफाइटा वनस्पति यानी कि लवणोद्भिद वनस्पति उगती है। बात समझे। जबकि यही आपका हाइड्रोफाइटा जो है ये आपका जलोद्भिद वनस्पति है जो जल में उगती है। और मैंग्रोव वनस्पति कहाँ देखने के लिए मिलता है, समुद्री तटीय दलदलीय क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप सभी कि चीनी यात्री फाहियान किसके दरबार में आया था, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित होता है, तो देखिए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 जो है ये आपका पारित हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में, क्योंकि इस समय लॉर्ड कर्जन का ही समय था। और इसी के समय में 1905 में बंगाल विभाजन होता है। पहली बार कह सकते हैं कि 1905 में बंगाल विभाजन किया गया था और इसी समय कह सकते हैं कि राखी दिवस मनाने के लिए आह्वान भी किया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ध्यान रखिएगा आप सभी, बात समझिए। हालांकि 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया था, यह चीज को याद रखिएगा आप सभी। अगला है कि भारत में किस मुगल बादशाह के द्वारा मनसबदारी प्रथा प्रचलित किया गया। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कर सकते हैं आप सभी, क्या मनसबदारी प्रथा की यहाँ पर बात किया गया है, तो ये किसके समय में प्रचलित किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर के समय में, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि हेमेटोलॉजी किससे संबंधित है। देखिए हेमेटोलॉजी जो है ये आपका उत्तक से संबंधित है, याद रखिएगा किससे है, उत्तक से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हिटलर किस राजनीतिक दल का नेता था, तो आप सभी को पता है हिटलर जर्मनी का एक तानाशाह शासक था, ध्यान रखिएगा आप सभी। बहुत सारे लोग को ये मरवाया था, जो यहूदी था उसको और ये मरवाया। बता सकते हैं हिटलर किस राजनीतिक दल का नेता था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाजी पार्टी का, ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। अगला है कि ऊंट बिना पानी के कुछ दिन तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वो कर पाता है किस कारण से। देखिए ऊंट तो आपको पता है कि रेगिस्तान में ही चलता है, उसको पानी नहीं मिलने पर भी वो कुछ दिन तक अपना बिल्कुल आराम से जीवन व्यतीत कर लेता है, किस कारण से, तो राइट आंसर हो जाएगा अपने कुबड़ में जमाव चिकनाई का प्रयोग करके, याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में बी वाला करेक्ट आंसर होगा। देखिए उसका जो कुबड़ होता है ना उसमें एक वसा पाया जाता है जो एकदम चिकनी होता है, तो उसी का प्रयोग करके वो अपना प्यास बुझा लेता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, सर्वाधिक मसाला उत्पादक राज्य, तो अभी आपको बताए थे, हिंट दिए थे कि केरल सबसे ज्यादा मसाला का उत्पादन करता है, इसीलिए आप सबको पता होना चाहिए कि वास्को डी गामा सबसे पहले केरल ही पहुंचा था, जो कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था, और यहां से वो क्या लेके गया था, मसाला ही लेके गया था। अगला है कि चीन में लाल क्रांति हुई थी, तो यह आपका 1949 में। अगला क्वेश्चन है कि रुधिर का पीएच मान यानी कि रक्त का पीएच मान बात किया गया है, तो देखिए पीएच स्केल क्या होता है, 0 से लेकर 14 तक होता है। 7 वाला क्या होता है, उदासीन होता है, अगर 7 से अधिक है तो क्षारीय, 7 से कम है तो अम्लीय होगा। तो यहाँ पर 7.4 जो है ना ये आपका मानव रक्त का पीएच मान है, तो ये क्या हो जाएगा, क्षारीय होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है कि मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था, तो यहाँ पर मार्ले मिंटो सुधार की बात किया गया है, तो ये आपका 1919 में ही प्रस्तुत किया गया था। जबकि चैम्सफोर्ड सुधार कब आता है, 1919, ये आपका 1909 है, 1919 ने 1909 मार्ले मिंटो हो जाएगा और 1919 क्या होगा, चैम्सफोर्ड होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ से आरंभ होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख से, ध्यान रखिएगा आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष, तो अभी बताए थे आपको एनी बेसेंट, कब बनती है, 1917 में। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, प्रतिधारा को दृष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है, यानी कि एसी को डीसी में बदलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं। जबकि डीसी को अगर एसी में बदलना है तो किसका प्रयोग करते हैं, इन्वर्टर का प्रयोग करते हैं। खून की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो देखिए खून की कमी से एनीमिया होती है, ध्यान रखिएगा आप सभी, ठीक है, खून की कमी से एनीमिया होती है। हाइजा एक जल जनित रोग है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत उपकरण में अर्थ डैश का उपयोग से होता है, तो यहाँ पर अगर बात किया जाए कि विद्युत उपकरण में अर्थ का प्रयोग जो है ये किस लिए करते हैं, तो सुरक्षा के लिए करते हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगर दोनों खाली सिर्फ गर्म तार का ही यूज करेंगे तो बिजली क्या हो जाएगा,
ज़्यादा वोल्टेज के साथ आएगा तो घर का सारा चीज उड़ जाएगा। इसीलिए क्या करते हैं कि एक तार मेन लेते हैं, एक के तार अर्थ देते हैं, ठीक है, ताकि सुरक्षित रहे। तो ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पहले क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगिक और दार्शनिक बन गए थे। तो देखिए योगी और दार्शनिक जो बन गया था ये आपका अरविंदो घोष बना था, ध्यान रखिएगा आप सभी। देखिए ये आपका उग्रवादी चरण की बात किया गया है। आपको बताए थे कि लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक प्रमुख नेता था इसका, इसी में शामिल था अरविंदो घोष भी। अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है। आसान प्रश्न है, काला दिखाई देता है, पता है आप सभी को। अगला क्वेश्चन है कि भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र का वेदना को प्रकट करने वाला प्रथम भारतीय कौन था। तो पहला भारतीय था बाल गंगाधर तिलक, ध्यान रखिएगा आप सभी। उग्र राष्ट्रीयता यानी कि उग्रवादी की बात किया गया है तो बाल गंगाधर तिलक था ये। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा कोचीन को अरब सागर की राजधानी कहते हैं या रानी कहते हैं, इसको राजधानी नहीं रानी कहते हैं कोचीन को। कहाँ पे है, केरल में। निम्न में से कौन सा मानव की पैर की हड्डी नहीं है। तो देखिए अगर पैर की हड्डी की बात की जाए तो टिबिया है, फीमर है और फिबुला है, जबकि ह्यूमरस जो है ये आपका नहीं है। ये आपका कहाँ का है, हाथ की हड्डी है, ध्यान रखिएगा। जो बाँ में हड्डी होता है वही है, ठीक है, तो ये बाँ की हड्डी है। अगला है फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था। तो देखिए फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व था, यानी कि ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना था, बता सकते हैं कोई क्या। हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना था, 1933 ईस्वी में। अगला है कि बेस्टिल के किले पर या बास्तिल के किले पर आक्रमण हुआ था। तो यहीं से जो किला तोड़ा गया था और फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हो जाता है। तो ये आपका 14 जुलाई 1789 को, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि किसी को पुकारने के लिए किन स्वर का प्रयोग किया जाता है। जैसे कहते हैं रे, इधर सुनो रे, ये सभी जो हम सभी वर्ण का प्रयोग करते हैं या स्वर का प्रयोग करते हैं, ये कौन सा होता है, पुलुप्त स्वर होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। जैसे किसी को चिकर के बुलाते हैं, ठीक है, या आवाज दे के बुलाते हैं, तो ये आपका पुलुप्त स्वर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, वर्णमाला में संयुक्त स्वर कौन सा है। तो संयुक्त स्वर दो वर्णों के मेल से बनता है। क्या ओ और आ है क्या, नहीं है। छोटी ई बड़ी ई है क्या, नहीं है। तब जा और झा होगा, नहीं। ये दोनों आपका क्या है, ये दोनों आपका बिल्कुल कह सकते हैं कि संयुक्त वर्ण है, ध्यान रखिएगा। जैसे कि ज्ञा ये संयुक्त वर्ण है, अक्षा संयुक्त वर्ण है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है क्वेश्चन नंबर 54, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है। सारी है कि नारी है, नारी है कि सारी है। अब बताइए यहाँ क्या कन्फ्यूजन हो रहा है, यानी कि भ्रम उत्पन्न हो रहा है कि नारी के बीच सारी है, सारी के बीच नारी है, नारी है कि सारी है, सारी है कि नारी है। बताइए कौन सा अलंकार होगा। तो यहां पर भ्रम उत्पन्न कर रहा है, यानी कि संदेह हो रहा है, तो ये आपका संदेह अलंकार होगा। यहां पर संदेह क्या हो रहा है कि सारी के बीच नारी है कि नारी के बीच सारी है, सारी है या नारी है, नारी है या सारी है, तो यह संदेह उत्पन्न हो रहा है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि देवेंद्र शब्द में कौन सी संधि है। तो देखिए देवेंद्र में यहाँ संधि आपको बताना है, क्या दीर्घ होगा, गुण होगा, अयादि होगा या वृद्ध संधि होगा। तो देखिए एक चीज समझिएगा आप सभी, जब भी अगर संधि पहचानने की बात किया जाए ना, तो जहां पर आपको एक डंटा वाला देखने के लिए मिलता है, ठीक है, जहां पर भी आपको शब्द में एक डंटा देखने के लिए मिले तो डायरेक्ट आपको गुण संधि टिक कर देना है। और जब डबल डंटा की अगर बात कर दिया जाए तो वो आपका वृद्धि संधि होता है, ध्यान रखिएगा। तो जब भी ऊपर डबल डंटा आ जाए, ठीक है, तो वह आपका वृद्धि संधि का उदाहरण हो जाता है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, गुण संधि होगा। अगर इस प्रकार से भी एक डंटा रहे तो यह भी आपका गुण संधि का उदाहरण होता है, ऊपर में एक डंटा होना चाहिए। सदैव शब्द में कौन सी संधि है, तो अब बताइए इसमें कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ऊपर में दो डंटा लगा हुआ है ना, तो बिल्कुल ये आपका क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। यानी कि पहले एक था तो एक का इसका गुण था, अब इसमें दो हो गया तो यानी कि एक बढ़ गया तो वृद्धि हो गया ना, तो वृद्धि होगा। अगला है कि सप्तऋषि शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो सप्त प्लस ऋषि होगा, बिल्कुल आसान प्रश्न है, ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। वशीकरण में समास कौन सा है, तो समास विग्रह कीजिएगा, वश में करना। वशीकरण का अर्थ क्या है, वश में करना, समास विग्रह कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए कारक विभक्ति आ रहा है में, तो क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास होगा ये। अगला है कि अनायास में कौन सा समास है, जो ये आपका अना है और ये आपका यास है। तो ये अना क्या है, ये आपका उपसर्ग है, ध्यान रखिएगा। तो जहां पर उपसर्ग आ जाए वो क्या होता है, अब यही भाव समास होता है। अगला है कि वह सर से बाहर
गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो ये देखिए, सर से नहीं घर से, ध्यान रखिएगा, वह घर से बाहर गया, तो यहाँ से कारक विभक्ति आया है। से किसके लिए आता है? जब जुदाई की बात किया जाए, जैसे कह सकते हैं कि पेड़ से पत्ता गिरा, तो यहाँ पर अपादान कारक होता है। जहाँ जुदाई का बात आ जाए वह अपादान कारक का उदाहरण होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जहां पर कोई भी चीज निश्चित ना हो, ध्यान रखिएगा। क्या, ये प्रश्नवाचक है। कौन आया था, ये भी प्रश्नवाचक है, ठीक है। उसके बाद यह एक निश्चित बात किया जा रहा है, यह व्यक्ति, ठीक है। कुछ, ये आपका अनिश्चित है। कुछ लाओ, क्या लाओ पता नहीं, अनिश्चित बात किया जा रहा है। कुछ दिखाओ, क्या दिखाओ पता नहीं है। कोई आया था, कौन आया था पता नहीं, ये अनिश्चित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से गुणवाचक विशेषण, क्या चौगुना गुणवाचक है? नहीं, चौगुना ये तो संख्या बता रहा है। क्या 3 गुणवाचक है? नहीं। क्या कुछ है? क्या कुछ नहीं। कुछ लाओ, ये गुण की बात नहीं किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा आप सभी, ये मात्रा की बात किया जा रहा है। जबकि 3 क्या है? ये संख्या बता रहा है। जबकि नया क्या है? ये गुणवाचक है। तो ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सर्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? चले बताइएगा, जो सर्वनामिक विशेषण होता है ये किसे कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा आप सभी, जिन सर्वनामिक शब्दों का प्रयोग संज्ञा की विशेषता बतलाने के लिए करते हैं। देखिए, जो संज्ञा की विशेषता बतलाता है ना, तब जाके वो सर्वनामिक विशेषण होता है, ध्यान रखिएगा। तो जिन सर्वनाम शब्द का उपयोग संज्ञा की विशेषता बतलाने के लिए हम करने लगते हैं, वहां सर्वनामिक विशेषण हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, रहमान पानी रखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए ना उभरे मोती मानुष चुन। देखिए, एक ही शब्द एक से अधिक बार आया हुआ है, बट इसका सभी का अर्थ अलग अलग है। देखिए, एक पानी का अर्थ तो आप सभी को पता है जल होता है, और एक पानी का अर्थ सम्मान भी होता है। अगर किसी का पानी यानी कि इज्जत चला गया, तो समझ लो सब चीज चला गया। तो वही यहाँ कहना चाह रहा है कि रहमान पानी रखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए ना उभरे मोती मानुष चुन। ठीक है, अगर पानी चल गया, मान लीजिए कि एक मोती है, अगर मोती का रंग झड़ गया, ठीक है, तो वो मोती कोई काम का नहीं होगा, वो मोती को कोई नहीं पूछेगा। अगर वही कहे कि अगर एक व्यक्ति है, अगर उसका इज्जत चला जाता है, तो वो समझ लीजिए वो कोई काम का नहीं होता है। तो वही यहाँ कहना चाह रहे इस अलंकार में कि रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए ना उभरे मोती मानुष चुन। यानी कि अगर एक बार मोती का रंग चल गया तो कोई काम का नहीं है, अगर मानुष का इज्जत चल गया तो वो कोई काम का नहीं होगा, अगर चूना में अगर पानी नहीं दिया जाए तो चूना कोई काम का नहीं है। ठीक है, तो इस पंक्ति का ये सारांश है। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा बता सकते हैं आप सभी? तो ध्यान रखिएगा, ये आपका सलेश अलंकार है, याद रखिएगा आप सभी। अगला है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लिहूं, इस पंक्ति में अलंकार बताइए। देखिए, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लिहूं, यानी कि मैया जो हम खिलौना लेंगे वो बिल्कुल चंद्रमा की तरह लेंगे। तो यहां पर कह सकते हैं कि किसी के तरह बताया जा रहा है। खिलौना को किस तरह बताया जा रहा है? चंद्रमा की तरह बताया जा रहा है, चंद्रमा की तरह दिखाया जा रहा है। तो जब भी किसी को किसी की तरह बताया जाए, तो जहां पर उपमेय में उपमान का आरोप हो, वहां पर आपका रूपक अलंकार होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। ठीक है, तो चलिए आज कितना ही, आज के सेट में कुल 65 क्वेश्चन कंप्लीट करवाएं। आज का सेट कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको हम बार बार कह रहे हैं कि ये सेट जो दे रहे हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसके माध्यम से हम आपको पूरा तैयारी करवा देंगे। तो बिल्कुल टेंशन फ्री होकर तैयारी कीजिए आप सभी। जो समय आपके पास बचा हुआ है और जो क्लास हम दे रहे हैं, सिर्फ इसको करते रहिए आप सभी, बिल्कुल कर सकते हैं कि पूरा तैयारी आपका होगा। ठीक है, मान के चलिए आप सभी, बिल्कुल तैयारी होगा, बिल्कुल आपको नहीं सोचना है, इतना चीज को ध्यान रखिएगा वो आप सभी। तो चलिए मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम। जाते जाते वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।